जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास मतलब सब कुछ है। हम्म। पैसा है, बहुत बड़ी ताकत है और समाज में एक एकदम ऊंचा रुतबा है। हाँ। और एक ऐसी व्यवस्था है जो उसके एक इशारे पर काम करती है। हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति। और ये इंसान शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो क्या वो मिट्टी से भरी एक छोटी सी टोकरी का वजन उठा सकता है? सुनने में तो ये किसी अजीब सी पहेली या जादुई कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। मतलब कोई भी सोचेगा कि ये कैसा सवाल है। हाँ, अगर हम सीधे विज्ञान या लॉजिक की बात करें तो कोई भी यही कहेगा कि भैया एक स्वस्थ इंसान के लिए 10-15 किलो की टोकरी उठाना कोई काम ही नहीं है। सही बात है। लेकिन बात जब महज किलो या ग्राम की ना होकर किसी और तरह के वजन की हो ना, मेरा मतलब है जब वजन भावनाओं का हो, तो इंसान का शरीर और उसका दिमाग दोनों बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी हकीकत है जो आज भी हमारे आसपास के समाज में रोज घट रही है। हाँ, और यही इसे इतना प्रासंगिक बनाता है। तो आज हम माधव प्रसाद सप्रे जी की उस क्लासिक कहानी की परतों को उधेड़ेंगे जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। हमारा मकसद यहाँ किसी किताब को पढ़कर सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस अंधी ताकत, जमीन से इंसान के उस गहरे जुड़ाव और उस अछूक मनोवैज्ञानिक वार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पल भर में एक बहुत बड़े अहंकारी इंसान का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। सच कहूं तो इस कहानी की असली ताकत इसकी सादगी में ही छुपी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। बाहर से देखने पर यह महज एक अमीर जमींदार और एक गरीब बेबस विधवा की कहानी नजर आती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर झांकें तो ये असल में सत्ता के गुरूर और इंसानी भावनाओं के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब बेहिसाब ताकत और पूरी तरह से टूट चुकी बेबसी आमने सामने खड़ी होती हैं, तो जीत किसकी होती है और उसके पीछे की असली वजह क्या होती है? तो चलिए इस टकराव की बुनियाद को समझते हैं। महल और झोपड़ी, ये सिर्फ दो इमारतें नहीं है मेरी नजर में। तो और क्या है? ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। कहानी में जमींदार का एक बहुत ही आलीशान महल है और उसे अपनी उस महल का अहाता या जो कंपाउंड होता है ना, उसे और बड़ा करना है। जमीन बढ़ाने की भूख। बिल्कुल। और इसके लिए उसे वो जगह चाहिए जहां एक गरीब अनाथ विधवा की छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। हाँ, जो उसके महल के बिल्कुल पास है। अब जमींदार के पास तो वैसे ही बहुत जमीन है, लेकिन उसे बस वो हिस्सा भी चाहिए। दूसरी तरफ वो विधवा है जिसके लिए वो झोपड़ी सिर्फ ईंट, गारे या घास फूस से बनी कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके पति और उसके इकलौते बेटे ने उसी झोपड़ी में अपनी आखिरी सांस ली थी और अब अपनी 5 साल की पोती के साथ वो उसी जगह पर रह रही है। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है किसी भी जगह या जमीन को देखने का नजरिया। मतलब दोनों के नजरिए में जो फर्क है। हाँ, दोनों किरदारों के लिए उस जमीन के टुकड़े के मायने बिल्कुल अलग हैं। अगर जमींदार की नजरों से देखें तो वो जगह सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। बाजार के हिसाब से उसकी एक कीमत है बस। बिल्कुल। महल का दायरा बढ़ने का मतलब है समाज में उसके रुतबे और उसकी ताकत का और ज्यादा विस्तार होना। लेकिन अगर उसी जगह को हम उस विधवा की नजरों से देखें तो वो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो उसका घर है। सिर्फ घर नहीं, वो उसका पूरा अस्तित्व है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही अहम सिद्धांत होता है जिसे प्लेस अटैचमेंट थियरी कहते हैं। अच्छा, जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। ये प्लेस अटैचमेंट थियरी क्या है? मैं समझाती हूँ। इसका मतलब है कि इंसान अपनी पहचान को किसी भौतिक जगह के साथ जोड़ लेता है। जब किसी जगह पर हम बहुत गहरी खुशियाँ या बहुत गहरा दुख महसूस करते हैं ना, तो वो जगह हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रह जाती। वो क्या बन जाती है? वो हमारी यादों का एक जीता जागता हार्ड ड्राइव बन जाती है। उस विधवा के लिए वो झोपड़ी उसकी यादों का इकलौता खजाना है जहां उसके अपनों की गंध बाकी है। बाप रे, ये बात तो बहुत गहरी है। और ये बात मुझे आज के दौर के उन बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की याद दिलाती है। हाँ, आज के समय में भी ऐसा बहुत होता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी बड़े शहर में एक शानदार शीशे वाली गगनचुंबी इमारत या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पुरानी बस्तियों को रातों रात खाली करवा लिया जाता है। बिल्कुल, लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। हाँ, जहां लोग पीढ़ियों से रह रहे होते हैं उन्हें वहां से हटने को कह दिया जाता है। विकास के नाम पर यह सब बहुत सामान्य लगता है। लेकिन ये स्थिति एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा करती है।
क्या किसी इंसान की जिंदगी भर की यादों की, विकास के इस नक्शे पर सच में कोई कीमत नहीं होती? ये बहुत ही सटीक सवाल है। जब विधवा को पता चलता है कि उसे वो जगह छोड़नी पड़ेगी, तो कहानी में बताया गया है कि वो जीते जी एक लाश जैसी हो गई, हाँ, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी रूई खींच ली हो। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अच्छा। जी, जब एक इंसान को उसकी जड़ों से अचानक उखाड़ दिया जाता है तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक पता बदलने की प्रक्रिया नहीं है। तो ये क्या है? ये इंसान से उसका भावनात्मक लंगर छीन लेने जैसा है। जब विकास के नाम पर बड़े बड़े शहरों में बुलडोजर चलते हैं तो कागजों पर तो मुआवजा दे दिया जाता है, हाँ, पैसे तो मिल जाते हैं। लेकिन उस पहचान के छिनने का जो दर्द है उसकी भरपाई कोई व्यवस्था नहीं कर पाती। जमींदार के लिए वो झोपड़ी सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन विधवा के लिए वो उसके जीवन का इकलौता सबूत थी। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है ये। लेकिन एक बात मुझे यहाँ बहुत परेशान करती है। वो क्या? जब वो विधवा उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं होती, तो वो शक्तिशाली जमींदार सीधे तौर पर कोई गुंडागर्दी या हिंसा नहीं करता। उसने बल प्रयोग नहीं किया। हाँ, वो चाहता तो अपने नौकरों को भेजकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्ता को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि सीधे तौर पर किया गया अत्याचार लोगों की नजरों में चुभता है। अच्छा, मतलब एक दिखावा करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर उसी अत्याचार पर कानून और व्यवस्था का ठप्पा लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल सही और जायज लगने लगता है। ओहो, यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की जेबें गरम की। हाँ, पैसे खिला के काम करवाए। उसने वकीलों को पैसे खिलाए, अदालत में केस लड़ा और कानूनी तरीके से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा साबित कर लिया। और फिर उसे बेदखल कर दिया। हाँ, इसके बाद उसने उस बेचारी औरत को कानूनी आदेश के तहत वहां से बेदखल कर दिया। अब देखने में तो ये लगता है कि सब कुछ नियम और कायदे के हिसाब से हुआ, कोर्ट का आदेश था। कागजों पर सब सही था। लेकिन क्या सच में वो नैतिक रूप से सही था? ये सोचना बहुत अजीब लगता है कि जिस कानून को कमजोरों की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसी का इस्तेमाल एक कमजोर इंसान को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। ये जो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों का जिक्र है, ये पूरी नौकरशाही और न्याय प्रणाली के उस खोखलेपन को दिखाता है, जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है, जहां सत्य और तथ्य के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया जाता है। अर्थशास्त्र और सिस्टम डिजाइन में इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री या जानकारी का अभाव कहते हैं। थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। मतलब एक गरीब अनपढ़ इंसान के लिए अदालत की प्रक्रिया एक ऐसा डरावना भूल भुलैया है जिसकी भाषा तक उसे समझ नहीं आती। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ एक अमीर इंसान के लिए अदालत सिर्फ एक औजार है जिसे वो अपनी दौलत से खरीद सकता है। जमींदार ने कोई सीधे तौर पर बेईमानी नहीं की, उसने बस उस सिस्टम के छेदों का फायदा उठाया। मतलब लूपहोल्स का फायदा उठाया। बिल्कुल। कानूनी रूप से वो कब्जा बिल्कुल सही था, दस्तावेज पक्के थे, लेकिन अगर हम न्याय की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा अपराध था। तो कानूनी लड़ाई तो खत्म हो गई, जमींदार को जो जमीन चाहिए थी वो उसे मिल गई। हाँ, उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल गई। और बेचारी अनाथ विधवा अपने ही घर से बेदखल होकर पास में ही कहीं किसी और के आसरे पर रहने को मजबूर हो गई। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है कि अदालत का कोई भी आदेश या कागजों पर लगी कोई भी मोहर इंसान के उस आदिम और प्राकृतिक जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, खासकर तब जब बात एक छोटी सी बच्ची के मन की हो। हाँ, जब हम ये सोचते हैं कि ताकत ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है, तभी प्रकृति या इंसान का कोई ऐसा बहुत ही मूल स्वभाव सामने आ खड़ा होता है जिसे कोई कानून नहीं बांध सकता। और यही बात इस पूरे वाकये को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। बेदखल होने के बाद उस विधवा की 5 साल की पोती ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। बेचारी बच्ची। वो बच्ची बस एक ही जिद पर अड़ी थी कि वो वापस अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में जाएगी और वहीं बैठकर रोटी खाएगी। कोई भी प्यार, कोई भी समझदारी या डांट उस बच्ची के आगे काम नहीं आ रही थी। बच्ची तो बच्ची है, उसे क्या पता कोर्ट कचहरी क्या होती है। सही बात है। तब वो बेबस औरत हार कर वापस उसी जमींदार के पास जाती है जिसने उसे बेघर किया था। वो गिड़गिड़ाती है और एक बहुत ही अजीब सी मांग करती है। अजीब सी मांग? हाँ, वो कहती है कि महाराज,
मेरी बच्ची कुछ खा नहीं रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी उस पुरानी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं। अच्छा, एक टोकरी मिट्टी? हाँ, वो कहती कि मैं उस मिट्टी से एक चूल्हा बनाऊंगी ताकि बच्ची को ये तसल्ली हो कि खाना उसी के पुराने घर की मिट्टी पर बना है और वो रोटी खा ले। जमींदार को भी ये मांग बहुत ही बेवकूफी भरी और मामूली लगी होगी। उसने सोचा होगा कि ये अनपढ़ औरत एक चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी धूल मांग रही है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हमें वाकई लगता है कि ये बात सिर्फ एक चूल्हे की थी? आप क्या सोचते हैं? क्या वो विधवा इतनी सी बात के लिए उस इंसान के सामने हाथ फैलाने जाती जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी? मुझे लगता है कि ये बात चूल्हे से कहीं ज्यादा गहरी थी। जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छिन जाता है तो वो अपनी जड़ों का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास मुट्ठी में बांधकर रखना चाहता है। जैसे लोग अपना गांव छोड़ते समय वहां की मिट्टी माथे से लगाते हैं या कोई निशानी अपने पास रख लेते हैं। हाँ, ये तो हमने बहुत बार सुना है। उस विधवा के पास क्या बचा था? कुछ भी तो नहीं। वो मिट्टी उस बात का प्रतीक थी कि उसकी जिंदगी कभी वहां आबाद थी। जो बात आप कह रहे हैं वो इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही मार्मिक सच है। इसे हम फिजिकल टोटम या किसी भौतिक वस्तु से भावनाओं को जोड़ना कह सकते हैं। फिजिकल टोटम। बच्ची का खाना छोड़ देना इस बात का सबूत है कि बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम है या कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है। उनको तो बस अपने घर से मतलब है। बिल्कुल, वो सिर्फ उस एहसास को पहचानते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है, और उस बच्ची के लिए सुरक्षा का मतलब वो मिट्टी, वो जगह थी। और दूसरी तरफ जमींदार का नजरिया देखिए। हाँ, उसका नजरिया तो बिल्कुल अलग था। धूल है बस। वो सोचता है कि मेरे इतने बड़े महल के अहाते से अगर एक टोकरी धूल कम भी हो गई तो मेरा क्या नुकसान है। ये सोच इस बात को साफ कर देती है कि जमींदार के पास जमीन तो आ गई थी, लेकिन वो कभी उस जमीन से जुड़ा नहीं था। बिल्कुल, और यही एक टोकरी मिट्टी आगे चलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जिसकी जमींदार ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, यहाँ से जो घटनाक्रम शुरू होता है वो अहंकार और इंसान की सोई हुई अंतरात्मा के बीच की सबसे भयानक टक्कर है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आज्ञा पाकर वो बेबस औरत अपनी उसी पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। वहां जाते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसे अपने मरे हुए पति और बेटे की याद आती है और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। बहुत ही भावुक पल है ये। वो रोती जाती है और किसी तरह अपने आप को संभालकर एक टोकरी को मिट्टी से भर लेती है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जो जगह कल तक उसका अपना घर था, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, आज उसी घर में वो एक भिखारी की तरह भीख में एक टोकरी मिट्टी समेट रही है। बिल्कुल। और जब उस टोकरी को भरकर बाहर लाती है तो उस जमींदार से एक छोटी सी मदद मांगती है। क्या मदद मांगती है? वो कहती है कि महाराज कृपा करके जरा इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इसे उठाकर अपने सिर पे रख सकूं। अरे बाप रे, जमींदार ने तो गुस्सा किया होगा। अब जाहिर है एक अमीर जमींदार को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर शायद उसे थोड़ी दया आ जाती है, या वो बस उस औरत से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है। कि चलो इसे उठाकर खत्म करो। हाँ, वो खुद आगे बढ़ता है उस टोकरी को उठवाने के लिए। और फिर जो होता है वो साइंस और लॉजिक दोनों को फेल कर देता है। ऐसा क्या होता है? जमींदार उस टोकरी को हाथ लगाता है, जोर लगाता है, लेकिन वो टोकरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। 1 इंच भी नहीं? जी हाँ, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन टोकरी टस से मस नहीं होती। आखिर में वो हार मान लेता है और कहता है कि नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक शक्तिशाली इंसान जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, वो 10-15 किलो की एक टोकरी क्यों नहीं उठा पाता? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये कैसे संभव है? क्या वो टोकरी सच में फिजिकली भारी हो गई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या उसमें अचानक से 100 किलो का वजन आ गया था? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वजन था ये उस मिट्टी का नहीं था। ये जमींदार के दिमाग के किसी गहरे कोने में छुपा हुआ उसका अपराध बोध था। अपराध बोध का वजन। जब उसने उस औरत के आंसू देखे, उसकी वो बेबसी देखे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर की उस सोई हुई इंसानियत ने अचानक से उसे जकड़ लिया हो और उसका शरीर इतना कमजोर पड़ गया हो कि उसके हाथ ही सुन्न हो गए हों? इस घटना को विज्ञान के नजरिए से भी बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मनोविज्ञान में इसे साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स, ये क्या होता है?
इसका मतलब है जब आपकी मानसिक स्थिति जैसे बहुत ज्यादा तनाव या बहुत गहरा अपराध बोध आपके शरीर पर सीधा असर डालती है। अच्छा, मतलब दिमाग का असर शरीर पे दिखने लगता है। बिल्कुल। जब आप अंदर से टूटते हैं या जब आपको अचानक से अपने किसी बहुत बड़े पाप का एहसास होता है ना, तो शरीर का नर्वस सिस्टम कुछ पलों के लिए जैसे काम करना बंद कर देता है। फ्रीज हो जाता है। हाँ, उस टोकरी में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उसमें उस औरत के आंसू थे, उसकी आहें थीं, उसका दर्द था और सबसे बड़ी बात, उसमें उस जमींदार के अपने पाप का वजन था। क्या बात है। वो वजन इतना ज्यादा था कि उसकी मांसपेशियों ने उस टोकरी को उठाने से ही इनकार कर दिया। ये जमींदार के शरीर की हार नहीं थी, ये उसके खोखले अहंकार की हार थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस हार को जो चीज पूरी तरह से नंगा कर देती है, वो है उस विधवा का अगला संवाद। वो औरत क्या कहती है? जब जमींदार हार मानकर पीछे हट जाता है तो वो बेबस औरत उससे कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। उफ, जरा सोचिए इस बात की गहराई को। बहुत ही गहरी बात है ये। ये संवाद तो जैसे किसी सोए हुए इंसान के मुंह पर ठंडा पानी फेंकने जैसा है। बिल्कुल। वो औरत कोई बड़ी दार्शनिक नहीं थी, न ही वो उस जमींदार को कोई ताना मार रही थी। वो तो बस अपनी बात कह रही थी। उसने तो बहुत ही मासूमियत से एक सीधा सा गणित उसके सामने रख दिया था। लेकिन वो सीधा सा गणित जमींदार के लिए एक बहुत बड़ा आईना बन गया। और उस आईने में उसे क्या दिखा? उस आईने में उसे अपनी असली शक्ल नजर आ गई। उसे ये समझ में आ गया कि जो संपत्ति, जो जमीन वो अपने अहंकार में हड़प रहा है, उसके साथ जुड़े हुए पाप का वजन वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं ढो पाएगा। जब एक टोकरी मिट्टी का बोझ उसे इतना कमजोर कर सकता है, तो पूरी झोपड़ी का बोझ तो उसकी आत्मा को ही कुचल कर रख देगा। सही कहा। और यही वो टर्निंग पॉइंट या वो निर्णायक पल है जहां व्यवस्था, पैसा और ताकत सब एक झटके में धरे के धरे रह जाते हैं। सब बेकार हो जाता है। जो काम बड़ी बड़ी अदालतें नहीं कर सकीं, जो काम कोई वकील या समाज का डर नहीं कर सका, वो काम एक अनपढ़ औरत के एक साधारण से सवाल ने कर दिया। सच में इस एक सवाल के बोझ तले जमींदार का वो सारा गुरूर भरभरा कर गिर पड़ता है। वो अहंकार जिसे उसने अपने पैसों और रुतबे के दम पर खड़ा किया था, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या वो जमींदार बदल जाता है? हाँ, कहानी बताती है कि उस अमीर जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने किए पर बहुत गहरा पछतावा होता है। वो उस गरीब औरत से माफी मांगता है और पूरे सम्मान के साथ उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा देता है। ये पल ये साबित करता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, जब वो सही वक्त पर और सही तरीके से सामने आता है, तो वो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है। और मैं बता दूं कि ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसानियत की आवाज को आप लालच और सत्ता के शोर में चाहे कितना भी दबा दें, वो पूरी तरह से कभी नहीं मरती, कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। बिल्कुल, वो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। उससे जगाने के लिए बस उस सही प्रहार की जरूरत होती है जो उसे झकझोर सके। उस विधवा के सीधे और सच्चे सवाल ने जमींदार की उसी सोई हुई इंसानियत पर सीधा वार किया था। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो एक टोकरी भर मिट्टी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के छिनने और वापस मिलने की कहानी नहीं रह जाती। तो ये क्या बन जाती है? ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो हमें बताता है कि इंसानी भावनाएं किसी भी भौतिक संपत्ति से कितनी बड़ी होती हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके न्याय का गला घोटा जा सकता है, लेकिन फिर भी अंत में जीत उस इंसानियत की होती है जो अचानक से जाग उठती है। सही कहा। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम विकास और दौलत की अंधी दौड़ में कहीं उन जड़ों को तो नहीं काट रहे जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस कहानी को आज के हमारे डिजिटल दौर से जोड़ सके। बिल्कुल, एक सवाल तो बनता है। जरा सोचकर देखिए, कहानी में तो जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि वो उस झोपड़ी के, उस मिट्टी के और उस दर से तड़पती औरत के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने उस मिट्टी को अपने हाथों से छूने की कोशिश की थी। हाँ, उसे उस औरत के आंसू अपनी आंखों से दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज के इस दौर को देखिए, आज बेदखली के या बस्तियों को उजाड़ने के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो एसी कमरों में बैठकर लिए जाते हैं। मीटिंग रूम्स में। जमीनें और संपत्तियां अब किसी को मिट्टी के रूप में दिखाई नहीं देती,
वो सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिजिटल आंकड़ों या एक्सेल शीट्स की तरह नजर आती हैं। सिर्फ नंबर्स बनकर रह गई हैं। जब कोई अधिकारी या कोई बड़ा बिल्डर एक डिलीट या अप्रूव का बटन दबाकर किसी पूरी बस्ती को उजाड़ने का फैसला करता है, तो उसे किसी के आंसू दिखाई नहीं देते। उसे वो एक टोकरी मिट्टी छूने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो बहुत ही डरावना सच है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आज के इंसान का उस दर्द से, उस जमीन से कोई सीधा संपर्क ही नहीं बचा है, जहां मिट्टी का एहसास ही खत्म हो चुका है, वहां भविष्य में इंसान की उस सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए वो एक टोकरी मिट्टी कहां से आएगी? वो कौन सा प्रहार होगा जो उस डिजिटल अहंकार को तोड़ पाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी से बाहर निकालकर अपने खुद के गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। और इसी बेचैन करने वाले लेकिन जरूरी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय की गहराई में उतरने का ये सफर बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी जमीन या संपत्ति को देखेंगे तो उसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई किसी की जिंदगी और यादों के नजरिए से भी देख पाएंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।